नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष में इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का इस डिजिटल कक्ष में स्वागत है। इस व्याख्यान में चौहान सत्ता का चरमोत्कर्ष जो रहा उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जैसा कि पिछले व्याख्यान में जिसमें हमने चौहान सत्ता के विकास की बात की थी, उसमें चालुक्यों से संघर्ष तक बातचीत की हुई थी। अब चौहान सत्ता के चरमोत्कर्ष का जहाँ तक प्रश्न है तो ये विग्रहराज चतुर्थ से प्रारंभ होकर पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा भी कहते हैं, वहाँ तक इस सत्ता का विकास हुआ। तो इसके संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि जो अरुणोराज थे उनके कुल 4 पुत्र थे। बड़ी रानी सुदबा देवी से जगदेव, विग्रहराज और देवदत्त उत्पन्न हुए थे और छोटी रानी कांचन देवी से सोमेश्वर उत्पन्न हुआ था। जगदेव ने अपने पिता का वध कर दिया था, जिससे वह अप्रिय और बदनाम हो गया था। इधर विग्रहराज ने शीघ्र ही उसे मारकर अजमेर की गद्दी पर कब्जा कर लिया। विग्रहराज के कुल 11 अभिलेख मिलते हैं जिनमें उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो जो मुख्य उपलब्धि है वो चालुक्य क्षेत्रों की विजय उनकी प्रमुख उपलब्धि है। अपने पिता की पराजय का बदला चालुक्यों से लेना विग्रहराज के मन में कदाचित सर्व प्रमुख भाव था। कुमारपाल ने अरुणोराज को पराजित कर चुकने के बाद एक एक करके उसके सभी मित्रों को भी दंडित कर सपाद लक्ष्य से मिलने वाली सीमाओं पर योग्य राजपालों को नियुक्त कर दिया था। साथ ही उसने अनेक मध्यस्थ और करद सामंत राज्यों में अपने मनोनुकूल शासकों की नियुक्ति की। उसका एक अधिकारी चित्तौड़ में नियुक्त था। नाडोल के चहमान सामंतों को शाकंभरी के अपने ही वंश के विरुद्ध जयसिंह और कुमारपाल की आज्ञाएं सिरोधार्य करनी पड़ी। कुमारपाल ने अरुणोराज से युद्ध के दौरान वहाँ क्रमशः सहजपाल, आलण, दंडाधीश, बैजलदेव और कुंतलपाल को शासन करने हेतु नियुक्त किया था। विग्रहराज सबसे पहले सज्जन के विरुद्ध आगे बढ़ा। इस सज्जन को बिजोलिया अभिलेख पृथ्वी का सबसे बड़ा असज्जन कहता है। तत्संबंधी सूचना है कि सज्जन उसके हाथों मारा गया। अभिलेख के संपादक श्री अक्षय कीर्ति व्यास ने उसकी समता यानी सज्जन की जो समता है वो सुराष्ट्र स्थित जयसिंह सिद्धराज के उस दंडाधिपति से की, जिसका विक्रम संवत 1176 का एक अभिलेख गिरनार से प्राप्त हुआ है। इसी आधार पर उन्होंने यह निर्णय किया कि चालुक्य राज्य के बीच से होता हुआ विग्रहराज सौराष्ट्र तक पहुंच गया। किंतु इस विषय पर लिखने वाले अनेक विद्वान इस समता को नहीं स्वीकार करते। डॉक्टर मजूमदार यह स्वीकार करते हैं कि सज्जन को कदाचित सौराष्ट्र के राज्यपाल पद से हटाकर कुमारपाल ने चित्तौड़ में दंडाधीश अथवा सामंत नियुक्त कर दिया था, जो वहाँ विग्रहराज के अभियान का शिकार होकर मारा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस निष्कर्ष से तो सहमत हैं कि सज्जन चित्तौड़गढ़ में नियुक्त था, किंतु सौराष्ट्र के भूतपूर्व राज्यपाल से उसकी समता स्वीकार नहीं करते। उनके मत में यह सज्जन नामक वह कुंभकार था जिसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर कुमारपाल ने उसे चित्तौड़ का दंडनायक नियुक्त कर दिया था, और इसका उल्लेख कुमारपाल के विक्रम संवत 1207 के चित्तौड़ अभिलेख में हुआ है। इसके बाद इस चरमोत्कर्ष काल में जो अगला महत्वपूर्ण शासक है वो अपरगांगेय और पृथ्वीराज द्वितीय आते हैं। विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र अपरगांगेय अथवा अमरगांगेय 1164 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुछ ही महीनों के अंदर पृथ्वीराज द्वितीय ने उसे मारकर गद्दी हथिया ली। पृथ्वीराज ने तुर्कों से अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने मामा विलण को हांसी के दुर्ग का दुर्गपाल नियुक्त किया। थोड़े ही दिनों में शासन के बाद 1169 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई और उसका कोई पुत्र न होने के कारण
सोमेश्वर को राजा होने के लिए आमंत्रित किया गया। सोमेश्वर का जो शासनकाल है वो 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी के बीच निर्धारित किया जाता है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक भट्ट लिखित काव्य है से पता चलता है कि युद्ध में उसने हनुमान जैसी वीरता दिखाते हुए एक हाथी से कूदकर दूसरे हाथी के मस्तक पर जाकर कोकणेंद्र के हाथों से ही तलवार छीनकर उसका वध कर डाला। कोंकण का यह मारा जाने वाला राजा शिलाहार वंशी मल्लिकार्जुन था। यद्यपि जैन साहित्य में मल्लिकार्जुन पर विजय का सारा श्रेय जैन सेनापति आबंड को दिया गया है। बिजौलिया अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। सोमेश्वर कृत कीर्ति कौमुदी जैसे अनेक जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि अजयपाल ने जांगल देश के राजा से एक स्वर्ण मंडपिका और मदस्रावी हाथियों को बलपूर्वक छीना। चूँकि जांगल देश अथवा सपाद लक्ष्य का उसका समकालिक राजा सोमेश्वर ही था, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उससे अजयपाल के किसी आक्रमण में पराजय सहनी पड़ी। अब जो चौहान सत्ता के चरमोत्कर्ष पर अगला दैदीप्यमान राजा है वो राय पिथौरा की उपाधि धारण करने वाला पृथ्वीराज तृतीय है। यह वही पृथ्वीराज चौहान है जिसकी चर्चा आमतौर से पृथ्वीराज चौहान के रूप में सिर्फ हम जानते हैं। मैं यहाँ एक बात रेखांकित करना चाहूँगा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि चौहान वंश में पृथ्वीराज नाम के 3 शासक हैं। इसलिए पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथौरा को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का जो शासनकाल है वो 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक का है। सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज का जन्म अनिलबाड़ में संभवतः 1166 ईस्वी में हुआ। उसकी अल्पायु में ही सोमेश्वर की मृत्यु हो गई। अतः राजगद्दी प्राप्त करने पर भी उसे कुछ दिनों तक अपनी मां कर्पूरी देवी के संरक्षण में रहना पड़ा। पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि अपने पुत्र की अल्पवयस्कता में कर्पूरी देवी ने शासन की बागडोर योग्यतापूर्वक संभाली, किंतु उसका आधा श्रेय पृथ्वीराज के मुख्यमंत्री महामंडलेश्वर कदम्बास को भी मिलना चाहिए, जिसके सत् परामर्शों से कर्पूरी देवी सफल हुई। तो कर्पूरी देवी की सफलता का बहुत सारा श्रेय महामंत्री कदम्बास को जाता है। कदम्बास के अतिरिक्त कर्पूरी देवी के चाचा भुवनेक मल्ल सहायक तथा सलाहकार थे। साक्ष्यों में कहा गया है कि उन्होंने पृथ्वीराज की वैसे ही सेवा की जैसे हनुमान व गरुड़ ने राम की थी। पृथ्वीराज की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे ढंग से हुई। उसने कई भाषाएं सीखीं। वहीं अनेक शास्त्रों के साथ शस्त्रों के प्रयोग में उस समय उसकी तुलना का कोई वीर नहीं था। हमीर महाकाव्य व पृथ्वीराज रासों में इन विवरणों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, किंतु इतना निश्चित है कि व्यक्तिगत शौर्य और रणप्रियता में उसने नाम कमा लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज का जीवन चरित्र और उपलब्धियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पृथ्वीराज की जो उपलब्धियाँ और जीवन चरित्र हैं, इनमें उसकी प्रारंभिक विजयों के अतिरिक्त उसकी दिग्विजय नीति भी है। तो उसकी अलग एक व्याख्यान में चर्चा हम करेंगे, और अभी इस व्याख्यान में इतना ही हम समझते हैं कि जो चौहान सत्ता का चरमोत्कर्ष है वो पृथ्वीराज तृतीय तक दिखाई पड़ता है। जैसा आपको पता है कि तरावणी के द्वितीय युद्ध में गोरी से पराजित होने के बाद पृथ्वीराज का दुखद देहांत हुआ। किन परिस्थितियों में देहांत हुआ इसका भी हमें बहुत मजबूत या कोई निश्चित उत्तर हमारे पास नहीं है, और इन सब प्रश्नों पर हम विचार जो अगला व्याख्यान है उसमें करेंगे। धन्यवाद।